नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जयदेव परांजपे। मैं योजन का संस्थापक हूँ और योजन की तरफ से हमने कोरोनोत्तर जगत किस प्रकार का होगा इस विषय पर एक विचार याग का आरंभ किया है और जिसके चलते एक 3 सेगमेंट्स की एक सीरीज जो है हम लोग अभी फिलहाल यूट्यूब पर अभी ये रन कर रहे हैं। और इसमें पहला सेगमेंट जो था, इसमें पहले वीडियो में आपने देखा कि अब तक जो कहानी घटी है वो कैसी घटी है, जिसके चलते किन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाना है और किन चीज़ों में बदलाव लाना है और किस तरीके से अपने आप को कंटामिनेशन से बचाना है और ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स लेके एक सॉल्यूशन बिल्ड करना है। तो वो स्पेसिफिक पॉइंटर्स क्या थे वो देखने के लिए अब तक की कहानी पहले सेगमेंट में हमने देखी। अब दूसरे सेगमेंट में हम उसके चलते जो सॉल्यूशन पर हम लोग, हमारी योजन की टीम जो आ पाई है वो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा दोस्तों, आने वाले कुछ छोटे छोटे वीडियोस होंगे। ये जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, अभी आपके सामने रख रहे हैं, इसके अलग अलग कुछ अंग हैं जिनका परामर्श जो है हम आने वाले इन छोटे वीडियोस में लेंगे, जो कि तीसरा सेगमेंट हमारा होगा। उसमें फिलहाल हम लोग 7 वीडियोस प्लान कर रहे हैं। कौन से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक पहले ये बात हम लोग समझ लें कि हमें जो मैं आपको पहले तो एक निवेदन आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों ये पूरी सीरीज है। लगभग 1.5-2 महीने हमारी योजन की टीम ने सोच विचार करके एक दूसरे के साथ बात करके कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा रिसर्च करके, अभ्यास करके, ये मेहनत करके आपके सामने सीरीज लाई है। तो बीच में यदि आप कोई वीडियो देख के आप शुरुआत करते हैं तो ऐसा ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पूरी सीरीज पहले से देखें ताकि आपको जो चीज़ बताई जा रही है उसमें पहले की जो लिंक्स हैं उसका अंदेशा हो। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन वाले ऊपर यहाँ पे कोने में आपको दिखाई देगी। उस लिंक पर जाके आप पहले पहला वाला वीडियो देखिए, फिर इस दूसरे सेगमेंट पर आइए। शुरुआत करता हूं दूसरे सेगमेंट की। तो उसमें पहले हम ये देखेंगे, पहले वाले सेगमेंट में हमारे पास ऐसे क्या पॉइंटर्स आए थे जिनको ध्यान में रख के हमने ये सॉल्यूशनिंग किया हुआ है। तो उसमें पहले ये था कि मशीन पे हमने ज्यादा जो बल दिया उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए क्यों ना हो, हम लोग मैन पे ज्यादा बल दें, मनुष्य और उसके कौशल पे ज्यादा बल दें। इन्वेस्टमेंट का जो विचार एसेट सेंट्रिक हुआ जा रहा था कि मशीन पे बल दे के उसी को एसेट कह के उसी में इन्वेस्ट करो। मतलब ये कि 100 रुपए यदि मैं डाल रहा हूँ तो उसमें से कम 40 रुपए तो मशीन में जाए, एसेट में जाए, बाकी के जो होते हैं वो चलो वर्किंग कैपिटल में यूज कर लो। तो ये इस तरह की जो सोच होती है, 40% में कम से कम कह रहा हूँ, उससे भी कई ज्यादा अपेक्षाएं होती है इन्वेस्टर्स की कई बार। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो निचोड़ निकला था उसमें ये भी एक बात निकली थी कि एबिलिटीज में इन्वेस्ट करें। मैंने फिर एक बार वही बात हुई कि मशीन्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम मैन में इन्वेस्ट करें, उसकी एबिलिटीज में इन्वेस्ट करें। और जिसे हम नीड्स और वांट्स में डिफरेंशिएट करके हमने ये कह दिया कि लॉकडाउन नीड्स जिसे हम कह सकते हैं, ये इसके लिए दूर दराज के इलाकों में जाना ना पड़े, ये नजदीकी आस पड़ोस के इलाके में ही ये सारी जरूरतें जो है ये पूरी हो जाएं। और ये आत्मनिर्भरता का इसकी पहली व्याख्या होगी। और एक बात सामने आई वो ये है कि कुछ तरीके से हम यूएसबी सोसाइटीज जैसे फॉर्म कर सकते हैं जिसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स काफी लिमिटेड हो, जिसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। अंदर बाहर जिन चीजों का, व्यक्तियों का आवागमन हुआ है उसके ऊपर बड़ा अच्छा ध्यान रखा जा सकता है। और यदि कोई किसी एक जगह पे कंटामिनेशन हो जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, कोई परिस्थितियां निर्माण हो जाती हैं, तो उसको बाकी जगत से कट ऑफ करना नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा आइसोलेट करना और उसको उस तरीके से ट्रीट करना जैसे कि आज कंटेनमेंट जोन्स किए जा रहे हैं, वैसे तरह का जो अरेंजमेंट है वो करना आसान हो। इस तरीके से थोड़े यूएसबी सोसाइटीज हमारे फॉर्म हो जाएं तो बेहतर होगा। और इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सॉल्यूशनिंग किया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन का नाम जो है, इस मॉडल का जो नाम है वो हमने दिया है पंचक्रोशी। पंचक्रोशी दोस्तों हमारे यहाँ बहुत पुरानी संकल्पना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि यार फिर नया क्या बता रहा है, तो मैं आपके सामने ये बात जो है कबूल कर लेता हूँ कि हम लोग नया नहीं बता रहे हैं, हम लोग पुराना नए तरीके से बता रहे हैं। जो पुरानी चीज है जरूरी नहीं है कि आज के समय में भी उसी तरीके से वैसी की वैसी एप्लीकेबल हो, उसमें काफी सारे बदलाव आज के तारीख में उसे एप्लीकेबल करने के लिए जरूरी होते हैं।
तो उसके ऊपर हम आएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से थोड़े बदलाव है, कैसा अलग है। लेकिन ये वही संकल्पना है, ये इसकी जो तत्व प्रणाली है, इसके पीछे जो विचार है वो वही है जो पंचक्रोशी के पीछे हुआ करता था। क्या ये जो मॉडल है, मैं ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पहले ही दे रहा हूं ताकि ये सवाल पूछे ना जाएं, और इसमें हम जो है कलेक्टिव जो हमारा सारा समय होगा उसको व्यर्थ ना करें। तो एक सवाल ये भी होता है कि हमने अभी ये जो मॉडल आपके सामने रखा है तो बस ये ले लीजिए और हो गया आपका काम, जैसे कि एक गोली देते हैं और बुखार ठीक हो जाता है, क्या ये वैसा है? और क्या ये सबको अप्लाई करेगा? मतलब ये एक ही चीज जो है वैसी की वैसी सब लोग कर पाएंगे, वन साइज फिट्स ऑल जिसको जिसको कहते हैं, क्या ये वैसा सॉल्यूशन है? तो जवाब है ना। ये इन प्रिंसिपल मतलब तत्वतः किस प्रकार का हो, इसका एक स्केच बनाने का प्रयास किया हुआ है। इसके ऊपर काफी सारे लोगों की, काफी सारे एक्सपर्ट्स की राय लगेगी, विचार मंथन लगेगा, इसीलिए ये विचार याग शुरू किया हुआ है, जिसके चलते हम ये जान पाए कि किस जगह पे किस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। क्या ये नई डेवलपमेंट के लिए ही है? मतलब कोई नया शहर यदि डेवलप हो रहा है तो इस मॉडल से डेवलप हो, जो फिलहाल डेवलप हो चुका है तो भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो स्केच आपको दिखेगा उसी प्रकार से हर शहर में, हर जगह पे, हर गांव में, हर गली कूचे में यही होगा तत्वतः, हाँ। लेकिन जो चित्र दिख रहा है उस हिसाब से हो जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत यहां वहां फर्क हो सकता है, लेकिन तत्वतः हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो एडेप्टेशन होगा इसके लिए, जैसे हमने विचार याग शुरू करने में जो हमारी भूमिका रही है वो यही है कि कंस्ट्रक्टिव कलेक्टिव थॉट जिसे हम कह सकते हैं, रचनात्मक और एक समयावच्छेद विचार जो हमारा हो, उसी में से हमारे पास जो है उपाय निकल के आने वाले हैं कि इस दिशा में हम लोग आगे कैसे बढ़ें। तो ये कोई सोचने का प्रयास करके अपना समय व्यर्थ ना करें कि क्या ये जो मॉडल बताया जा रहा है ये प्रैक्टिकल है या किस हद तक प्रैक्टिकल है, कैसे प्रैक्टिकल किया जाए, ये हम लोग सोचें तो बहुत रचनात्मक विचार होगा। अब पंचक्रोशी, जैसे मैंने कहा कि पहले जैसा होता था क्या वैसा ही है? तो नहीं है, तो उसमें क्या फर्क है? पहले दोस्तों ये होता था कि पंचक्रोशी जो शब्द है वो जैसे कहता है, वो यही कहता है कि 5 कोसों का प्रदेश जो है उसे पंचक्रोशी कहते हैं। तो हम यहाँ पर वैसे हिसाब से सोच के पंचक्रोशी नहीं कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ नंबर्स हैं, हम समझ लेते हैं। वो ये है कि एक हाउस होल्ड जिसे हम कहते हैं, मतलब एक घर, इसमें औसतन रूप पे 5 लोग रहते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। तो 5 लोग मतलब 3 पीढ़ियों में से दादा दादी, माता पिता और एक पोता या पोती या ऐसा कोई, या फिर दादा दादी में से कोई एक, माता पिता और 2 बच्चे, ये किसी भी तरीके से हो, ये लगभग अमूमन औसतन रूप से 5 लोग इस हाउस होल्ड में रहते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। दोस्तों एक रिसर्च है जिसके मुताबिक मुझे पता चला कि ये जो नंबर है ये शहरों में 4.1 है और गांव में, हमारे यहाँ भारत में गांव में ये नंबर 4.7 के आसपास जाता है। तो हमने पकड़ लिया चलो 5 लोग हैं, ठीक है, तो एक हाउस होल्ड में 5 लोग हैं, ऐसे 2000 हाउस होल्ड मिला के हमारा एक कम्युनिटी यूनिट बनता है, और ऐसे 5 कम्युनिटी यूनिट बना के मिला के एक पंचक्रोशी बनती है। तो हमारे हिसाब से पंचक्रोशी, ये 5 कोसों का प्रदेश ना होते हुए, ये इस बिना पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हो सकता है कि ये इतने सारे लोग 5 कोसों में ही रहते हो सकता है कि घनता यदि गांव में या ऐसे दूर दराज के इलाकों में हो सकता है थोड़ी कम हो, वन्य प्रदेश हो, या कोई प्राकृतिक संसाधन का भाग हो, उसमें नदी हो या ऐसा हो, नदी के दोनों तरफ यदि बसा है, तो ये 5 कोसों में ही आ जाए जरूरी नहीं है, कई बार ये आगे भी 8-10 कोसों तक भी जा सकता है। और जैसे आप मुंबई में देखते हैं लोग कैसे रहते हैं, मतलब 2001 के रिकॉर्ड्स के हिसाब से मुंबई में सबसे ज्यादा लोक संख्या की घनता पाई गई है किसी एक जगह पे, और वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 चौरस किलोमीटर में 27,000 लोग रहते हैं दोस्तों। तो ये कितने हुए? ये तो सिर्फ 10,000 हुए। तो वो 1 स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं, हम लोग 5 कोसों का प्रदेश बोल रहे हैं, जो कि लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर का होता है। तो ये सारा कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से हम लोग इसे पंचक्रोशी कह रहे हैं, ना कि 5 कोसों के हिसाब से। तो ये इस मॉडल में और पुरानी संकल्पना में, विचारधारा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो रचना इसकी हम अभी प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें कुछ फर्क है। अब ये
पंचक्रोशी वाली जो बस्ती है किस प्रकार से दिखती है थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं, किस प्रकार की इसकी ओवरऑल रचना है। इसमें सबसे एक बहुत जरूरी बात की जा रही है, जिसको और एक संकल्पना व्यवस्थापन शास्त्र की मैं आपके सम्मुख यहाँ पे रखना चाहता हूँ, वो है मिल्क रन। ये दोस्तों जैसे नाम से हमको पता चलता है, मिल्क रन माने दूध के लिए चक्कर काटना, और दूध के लिए चक्कर काटा जाता है हर रोज प्रतिदिन। तो ये मिल्क रन का काम है। वैसे इसको मिल्क रन कहा जाता है, गैस रन क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कैसा है कि जैसे दूध के खाली कैन वापस लिए जाते हैं और भरे हुए दिए जाते हैं, ऐसा करते करते हर जगह पे घूमते घूमते हम लोग पहले जहां से निकले थे वहीं वापस पहुंच जाते हैं, ये मिल्क रन है। वैसे ही गैस का भी होता है ना, गैस डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो लोग होते हैं वो यही करते हैं, हमसे जो खाली हुआ सिलेंडर है वो लेते हैं, भरा हुआ हमें देते हैं, और ऐसे ही हर जगह करते करते जहां से निकले थे वहां पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये मिल्क रन सिर्फ मिल्क के लिए नहीं होता दोस्तों, ये हर एक चीज के लिए होता है। इसे मिल्क रन कहा सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि ये हर दिन होता है, मिल्क के लिए, दूध के लिए हर दिन होता है। तो कोई चीजें ऐसी होंगी जिनके लिए ये दिन में होता है, कुछ चीजों के लिए हफ्ते में 2 बार 1 बार हुआ करेगा, कुछ चीजों के लिए हो सकता है दिन में 2 बार भी जरूरत पड़े। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है इसकी तय की जाएगी उस वस्तु के बिना पर, लेकिन होगा मिल्क रन के हिसाब से। अब ये मिल्क रन जो है, इसके साथ इस पंचक्रोशी में एक मार्केट प्लेस होगा, जो कि इस पंचक्रोशी के लिए जो सारी जरूरतें होंगी, खासकर लॉकडाउन नीड्स, उसको फुलफिल करेगा। तो क्या एक पंचक्रोशी सिर्फ उतना ही सामान बनाएगी जितना उसकी जरूरतों के लिए काफी होगा? नहीं, उससे कहीं ज्यादा बनाएंगी। तो वो भी मार्केट प्लेस में रखा जाएगा, और मार्केट प्लेस से वो क्रॉस डॉकिंग लोकेशन पे ले जाया जाएगा दोस्तों। क्रॉस डॉकिंग ये और एक संकल्पना है मिल्क रन के साथ, जिसको जोड़ के समझे तो बहुत रोचक बात हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि एक पंचक्रोशी में से एक ट्रक लेके किसी क्रॉस डॉक लोकेशन जो तय हुई है उसके ऊपर आ जाता है, और किसी बिना वेयरहाउस के बीच में होते हुए, किसी गोडाउन के बीच में होते हुए सीधा सीधा एक ट्रक से माल उठा के दूसरे ट्रक में लोड किया जाता है, और दूसरा ट्रक अपने गंतव्य को निकल पड़ता है। तो दोस्तों ये जो दूसरा ट्रक है ना, ये क्या कर रहा है? ये वास्तव में मिल्क रन कंडक्ट कर रहा है अनेक पंचक्रोशियों को मिला के। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से ये क्रॉस डॉक करने के वजह से, और ये हाई लेवल का जो मिल्क रन है उसके हिसाब से, मान लीजिए कहीं किसी जगह पे बाढ़ आ गई या कोई समस्या आ गई, कुछ हुआ, वहां पे उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से इस पंचक्रोशी से उस पंचक्रोशी में सप्लाई हो सकता है। ना सिर्फ नजदीकी बल्कि दूर दराज के जगहों पर भी। मान लीजिए आज मैं पुणे में खड़ा हुआ हूँ, नागपुर में कोई समस्या है, तो और वहां की पंचक्रोशी उस तरह की सेवा नहीं दे पा रही है या वस्तु नहीं दे पा रही है, तो यहां से भी ले जाया जा सकता है। और यही इसी तरीके से ये हायर लेवल का जो मिल्क रन है, यही इंस्ट्रूमेंटल होके, यही कारगर होके बात ये होगी कि ये जो सारा स्टॉक बन रहा है ये गोदामों में जाएगा, कहाँ के? पोर्ट के, हमारे एक्सपोर्ट के लिए, और दूसरी जगहों पे, दूसरे गांव में भेजने के लिए जो प्रयोग होता है, इसका सब ये काम जो है इस तरीके से हो। तो इसमें दोस्तों आप बिल्कुल बात ये समझिए कि जो सप्लाई चेन का महत्व हमने ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से पिछले सेगमेंट में देखा था, उसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो स्टॉक करें या ट्रांसपोर्ट करके सही चीज सही समय पे सही जगह पे लाई जाए। तो इन दोनों का एक बहुत अच्छा मिलाप जो है आपको इस मॉडल में दिखाई पड़ेगा। अभी एक और अंग इस मॉडल का देख लेते हैं कि क्या ये रेप्लिकेबल है, क्या इसी को, मतलब ये जो तत्वतः ये जो सारी चीजें हम होंगी वो कह रहे हैं, क्या यही चीजें, जैसे हम कह रहे थे कि आस पड़ोस की पंचक्रोशियां होंगी, तो क्या ये चीज इस तरीके से रेप्लिकेबल है? तो इसमें हमारा मानना यह है कि ये क्योंकि ग्रैन्युलर है, मतलब एक एक छोटे टुकड़े को जोड़ के बड़ा टुकड़ा जैसे बनता है, वैसे ये ऐसा एक टुकड़ा है कि जो जिस तरीके से फिट होता है वो बराबर से फिट होके ये रेप्लिकेट हो पाएगा। लेकिन इसमें वेरिएंट्स होंगे दोस्तों, मतलब अलग अलग वैरायटी होगी इसमें, ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरह का होगा। तो इसमें कैसे कैसे वैरायटी हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट किसी एक पंचक्रोशी में पड़ेगा तो उसके अराउंड जो पंचक्रोशी होगी उस हिसाब से बनेगी, जो स्टील प्लांट के अराउंड पंचक्रोशी होगी वो उस हिसाब से बनेगी। कहीं पे फिश फार्म होगा, जो नदी पे फिशरीज के मत्स्य खेती या ये जो कहते हैं फिश फार्म जो कहते हैं, उस तरीके की जो व्यवस्था होगी उसके अराउंड जो पंचक्रोशी होगी उस प्रकार से बनेगी। जिला परिषद हो या कोई और ऐसी व्यवस्थापकीय संस्था हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसके अराउंड जो बनेगी वो अलग तरीके से बनेगी।
तो जैसे हमारे यहाँ प्लांट सिटीज बनते हैं दोस्तों, तो हमने देखा होगा जमशेदपुर जो है वो स्टील प्लांट के अराउंड कैसी पंचक्रोशी हो, इस प्रकार का ये जो हमने तत्वतः बोला गया है उसका ग्राउंड पे एक तरीके से थोड़ा कम अधिक फर्क से एक उदाहरण हम कह सकते हैं। तो जमशेदपुर वैसा एक उदाहरण है। जैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के अराउंड और एक पंचक्रोशी की बात हमने की, उसमें गांधीनगर जो एक कैपिटल सिटी करके जो प्लान तरीके से बनाई गई है, उसका एक उदाहरण थोड़ी बहुत हद तक हम लोग कंसिडर कर सकते हैं जो इसी लाइंस पर है। एक बहुत अच्छा उदाहरण दोस्तों ये मिल्क रन और इस प्रकार का है, जो कि वास्तव में मिल्क रन के तरीके का है, और वो है बनासकट्टा। बनासकट्टा डेयरी जो अमूल के पूरे प्रकल्प में हिस्सा लेके अपना काम करती है, वो बहुत अच्छी तरीके से करती है। ये उदाहरण जो है इसका आप और गहराई से अभ्यास करें, ये मेरी आपसे विनती है। आपको बहुत अच्छा उसमें से पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से ग्राउंड पे हमारे देश में हो रहा है। और एक तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा तो फिर बात ही बन जाएगी, और वो उदाहरण है लिज्जत पापड़ का दोस्तों। लिज्जत पापड़ ये ऐसा ही है कि हर छोटा छोटा यूनिट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जैसे। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें बहुत बड़े ज्यादा मशीनरी की और बहुत कैपिटल की एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की वगैरह कोई जरूरत नहीं होती। छोटी सी बात, एक अच्छे ट्रेनिंग से एक छोटा इक्विपमेंट जो है स्टैंडर्डाइज तरीके का दे के ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। पूरे देश भर में लोग ये लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पूरा विपणन कर रहे हैं पापड़ों का। और ये क्या सिर्फ पापड़ों का होता है क्या, कि किसी इंडस्ट्रियल गुड्स का नहीं हो सकता क्या? दोस्तों मेरा अनुभव है, मैं कंसल्टेंसी जब करता हूं तो एक जगह पे मैंने कंसल्टेंसी की हुई है, वो लोग महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के लिए जो है इंजन जो होते हैं उसमें वाल्व सही ढंग से काम करे और उसमें पेट्रोल और ईंधन जो है वो अंदर जाए इंजन के, इसके लिए एक रॉकर आर्म करके एक पार्ट होता है, वो बनाया करते थे। वो रॉकर आर्म कुछ 500 स्क्वायर फीट के एरिया में बनता है दोस्तों, पूरा का पूरा। तो यदि ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसे पार्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल के भी हम तरीके ढूंढ के इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो इस सब में क्या होता है कि इस सब में आप ये बात समझ लीजिए कि यही बन रहा है, पहले यहां बिक रहा है और फिर बाहर जा रहा है, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो यहां जरूरी नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी यहां बना सकते हैं करके बन रही है और फिर वो बाहर जाएंगे। तो यहाँ की डिमांड पहले पता होगी, मतलब सारी की सारी डिमांड हमें फोरकास्ट नहीं करनी पड़ेगी। सारी की सारी डिमांड किसी एक जगह से आनी है, मतलब कहीं एक जगह पे बिहार में वस्तु बन रही है और मुंबई से एक्सपोर्ट करनी है, तो हमें बहुत ज्यादा दूरी पे हमें रहकर फोरकास्ट करना पड़ेगा। वो यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पे आस पड़ोस की पंचक्रोशी में मिला के डिमांड पूरी हो जाती है। ऐसा है तो किसी एक जगह पे यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरी की पूरी डिमांड जो है, पूरा फोरकास्ट जो है उसमें बदलाव नहीं होगा, तो फोरकास्ट गलत होने का चांस बहुत कम होगा। बहुत ज्यादा इन्वेंट्री के लिए प्लानिंग नहीं है, बहुत ज्यादा स्टॉक करने के लिए प्लानिंग नहीं है करके हमें क्रेडिट भी कम लगेगा या शायद लगे ही ना। तो लेस क्रेडिट या क्रेडिट लेस, इस तरीके का ये पूरा है। तो ये पूरी सप्लाई चेन जो है ये बहुत ज्यादा रैशनलाइज तरीके की है, इसमें जो संसाधन है और पैसे भी हैं वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे, इस तरह का ये मॉडल है। अब दोस्तों एक वापस मैं आता हूँ उन लोगों पर जो शायद अब तक ये सोचना शुरू कर दिए होंगे कि क्या ये प्रैक्टिकल है, किस हद तक प्रैक्टिकल है वगैरह। तो दोस्तों इस मॉडल के प्रैक्टिकलिटी के लिए सबसे जरूरी बात जो चाबी है ना, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है डिजाइन का अप्रोच। हमने देखा पिछले बार के किस्से में कि डिजाइन का अप्रोच कैसे मैच्योर होता गया, और हम लोग डिजाइन का ज्यादा महत्व नहीं है, इससे हम लोग कंपोनेंट लेवल के, मतलब और छोटे छोटे अंदर के लेवल तक हम लोग फाइनेस्ट डिजाइन करते आए हैं। कोई भी डिजाइन कहीं भी हो, कोई भी कंपोनेंट कहीं भी बने, जाके किसी भी असेंबली में फिट होता है और वैरायटी जनरेट करता है। इस तरह का डिजाइन नॉलेज ट्रांसफर के हिसाब से शेयर करके उसके बेसिस पे पैसे भी कमाए जा रहे हैं। यहां तक हम हमारे डिजाइन की सोच आ गई। अभी हमें डिजाइन की सोच और आगे बढ़ानी पड़ेगी और हमें क्रॉस प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा हमें इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हैंडमेड हो और ज्यादा से ज्यादा सेवाएं डू इट योरसेल्फ यानी DIY इस तरीके की कैसे दी जाएं, इस विषय में हमें डिजाइन के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये चीजें जो है ये ऐसे हिसाब से करें कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है कम से कम हो, यानी बिजली की लागत कम पड़े, या
किसी और ईंधन की, तेल की, कोयले की जो लागत पड़ती है वो थोड़ी कम पड़े। इस हिसाब से हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, ये सोच डिज़ाइन से ही शुरू हो सकती है, बाद में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो डिज़ाइन में हमें ये देखना पड़ेगा। मैं स्वयं एक इंजीनियर हूँ, तो जो इंजीनियर, खासकर मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, जब इंजीनियर होकर बाहर निकलते हैं, उनकी एक बड़ी प्रिय चीज़ होती है जो कि है जिग्स एंड फिक्सचर्स डिज़ाइन। माने कि एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक तरीके से आगे बढ़ानी है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये जो एक हमें बैफल क्रिएट करना पड़ता है, उसे हम लोग एक फिक्सचर कहते हैं। तो उसी में से जाए तो आसानी से हो जाता है। दूसरा हमें एक पढ़ाया जाता है, एक जनरल पर्पस मशीन होता है, एक स्पेशल पर्पस मशीन होता है। हम लोग शब्दों से समझ सकते हैं, जनरल पर्पस में से अनेक तरह की चीज़ें बन सकती हैं, स्पेशल पर्पस में से कुछ खास तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनरल पर्पस मशीन्स और जिग्स एंड फिक्सचर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो और उस इस्तेमाल से कोई प्रोडक्ट बन पाए, इस तरीके से यदि डिज़ाइन करेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे इसमें। तो ये एक बहुत अच्छी की है। और एक बात मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जो कही, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मान लीजिए एक असेंबली प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कार असेंबल होती है, जिसके ऊपर साइकिल असेंबल होती है, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर के जो अटैचमेंट्स है वो असेंबल होते हैं या बनते हैं। तो एक क्रॉस प्रोडक्ट असेंबली प्लेटफॉर्म एक पंचक्रोशी में यदि हो, या एक कम्युनिटी यूनिट में हो जो कि एक पंचक्रोशी का हिस्सा है, तो इस प्रकार से हमें सोचना पड़ेगा। हमारे डिजाइन का जो विचार है वो इस नजरिए से जाना आवश्यक होगा। और जैसे मैंने अभी क्रॉस प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म जो होगा उसकी जो बात की, उससे ये एक बात तो साफ जाहिर है कि असेंबली जो है ये पंचक्रोशी लेवल पर ही हो। इंटरमीडिएट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हद तक हो सकता है। तो फाइनल असेंबली हम लोग यदि पंचक्रोशी लेवल पर रखें तो ये और एक बात जरूरी है जो प्रैक्टिकल बनाने के लिए आवश्यक है। अब इसमें एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जो मेरी पहले वाली पीढ़ी जो है ना, उसमें काफी लोगों को ये बात याद होगी, कंपाउंडर हुआ करते थे डॉक्टरों के साथ, जो कि कुछ लिमिटेड तरह के कंपोनेंट्स रखा करते थे उनके पास, और उनको अलग अलग तरीके से जोड़ के सही दवा, सही कंपाउंड हर एक पेशेंट को दे सकते थे। दोस्तों ये और कुछ नहीं था, ये ही था मास कस्टमाइजेशन। लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपनी कुछ चीजें प्रोटेक्ट करने के लिए हो शायद, लेकिन मास प्रोडक्शन छोड़ के आगे मास कस्टमाइजेशन की तरफ आए ही नहीं। लेकिन जब हम ये लोकल सोच रहे हैं, पंचक्रोशी की जब हम लोग सोच रख रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री भी वापस कंपाउंडर वाले फ्रेमवर्क पे, ऑपरेटिंग मॉडल पे वापस आना एक बहुत अच्छी और वेलकम बात होगी। इस सब में डिजाइन की जो सोच है, मैं कह रहा था, उसमें एक बात हमने और सोचनी चाहिए, और वो ये है कि सेमी स्किलिंग या डी स्किलिंग जिसे कहते हैं। मतलब किसी का यदि बहुत बड़ा स्किल का जॉब है, तो या तो उसको मशीन से रिप्लेस करो, या उस स्किल को रिक्रूट करने के लिए बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है कि इतना स्किल्ड बंदा कहाँ से मिले। तो ये सारी चीजें ना करते हुए असेंबली जो है ये पंचक्रोशी लेवल पे रखते हुए हमें स्किल की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम रखनी चाहिए। थोड़ा कम स्किल वाला भी बंदा हो या जनरल स्किल वाला भी बंदा हो तो ये कर पाए, इस प्रकार का हमें डिजाइन के बारे में इसमें सोचना होगा। इसमें कुछ लोगों को ये आशंका हो सकती है कि क्या इसमें हमारा जो डिजाइन होगा वो हमें कोई यूनिकनेस या कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे पाएगा मार्केट में, या हमारा डिजाइन उतना प्रोटेक्ट होगा क्या। दोस्तों इसी प्रकार का सवाल इस ट्रांजिशन में भी उठा होगा, जब पहले ये शेयर नहीं करते थे और अब कंपोनेंट लेवल का शेयर करते हैं। दोस्तों लोग जो बिजनेस करते हैं बड़े होशियार होते हैं, इसका उपाय भी जरूर निकाल लेंगे, और हम हमारे डिस्कशंस में भी निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को मैं प्रोत्साहित करूंगा कि जो कमेंट बॉक्स हमने यहाँ पे यूट्यूब पे जो दे रखा हुआ है, उसमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि इस तरह की डिजाइन सोच रख के भी डिजाइन का जनरलाइजेशन कैसे ना हो, डिजाइन के ऊपर आपकी अथॉरिटी कैसे कम ना हो, इसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। कुछ उपाय दोस्तों हमारे यूजन की टीम के पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं चाहता हूं इस विचार याद में आप अपने विचारों की आहुति जरूर डालें करके मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। अब ये चीजें जो है, इसमें एक उपाय ये भी है कि सिर्फ इसी चीज का उपाय स्वरूप नहीं, काफी चीजों का उपाय स्वरूप एक चीज होती है कि इसमें हम टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज करें। तो मैं आपको ये जो प्रस्ताव है इसका एक भाग आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो ये है कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं इसका महत्व बढ़ने वाला है।
सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि इसमें लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हम लोग रखेंगे हर एक पंचक्रोशी में, और एक पंचक्रोशी के अंदर भी एक कम्युनिटी यूनिट में आने जाने के लिए जो भी माल सप्लाई होगा या जो भी लोगों का आवागमन होगा वो लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स में से होगा, ताकि उसके ऊपर ध्यान रखा जा सके। हर फैक्ट्री में, हर जगह पे वीडियो वॉल्स या सीसीटीवी कैमरास, इनका महत्व बढ़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि हम ये सारी चीजें जोड़ सकते हैं तो, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि इतने फैले हुए स्वरूप में, इतने डिस्क्रीट स्वरूप में ये इंडस्ट्रीज कैसे अपना प्रोडक्शन और पूरे व्यवहार मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए एक उपाय दोस्तों विश्व के सामने ऑलरेडी आ चुका है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सारे व्यवहार जो है, इसके हर एक लेन देन का हम लोग पूरा रिकॉर्ड, पूरा डॉक्यूमेंटेशन रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रियल टाइम कुछ चीजें इसके ऊपर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन बहुत ही बड़ा आशीर्वाद स्वरूप देखा जा रहा है जगत में, और क्यों ना हो, इसी प्रकार की बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हर एक इंडस्ट्री में। हालांकि ब्लॉकचेन निर्भर करता है इंटरनेट के उपलब्धता पे। इंटरनेट दोस्तों दो तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं। एक है केबल वायर्ड तरीके का इंटरनेट, जो कि हमारे पास आता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। मैंने थोड़ा बहुत अभ्यास करने का प्रयास किया और उसमें से जो मुझे पता चला वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पर्यावरण के लिए उतना घातक नहीं है जितना कि हमारी सेल्यूलर टेक्नोलॉजी है, जो कि दूसरा तरीका है जिससे हम इंटरनेट यूज करते हैं। तो ये सेल्यूलर टेक्नोलॉजी जो है, मैं अपील करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को और इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को, जो खासकर अपना स्टार्टअप कुछ बनाना चाहते हैं या नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या ऐसे किसी एरिया में काम करना चाहते हैं, उन्हें मैं ये प्रस्ताव उनके सामने रख रहा हूँ कि सेल्यूलर टेक्नोलॉजी का यदि कोई पर्याय है तो आप जरूर सामने लाइएगा। योजन के माध्यम से हम उसे जितना आगे ले जा सकते हैं जरूर लेके जाएंगे। तो ये सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के लिए हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉकचेन पे हमें काम करना पड़ेगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने ये देखा कि नीति आयोग ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके जो सीईओ जो हैं अमिताभ कांत जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कोरोना के बाद में ये जो जगत होगा उसके बारे में हमें जो व्यवस्थाएं करनी होंगी उसमें हमें डिजाइन थिंकिंग का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं और आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ डिजाइन थिंकिंग जो है ये काफी नहीं होने वाला। डिजाइन थिंकिंग से आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम जिस तरीके का सॉल्यूशन कह रहे हैं वो सिर्फ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये जो सॉल्यूशन है ये वास्तव में आगे चल के एक नई विचार प्रणाली, नई कृति योजना के तरीके का ये उस स्तर का ये सारा स्खलन है, और इसी लेवल पे काम करना पड़ेगा, इसी स्तर पे काम करना पड़ेगा दोस्तों हमें, और सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे जगत भर में इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, इन्हीं तत्वों पे काम करना पड़ेगा। तो इसके चलते मैं आपसे यही कहूंगा कांत साहब कि हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है ब्लॉकचेन और दूसरा है प्रोसेस थिंकिंग, जिसके चलते हम सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स के जैसे और इंटेंस तरीके के जो हम लोग जो विचार हैं वो कर सकते हैं, जो कि डिजाइन थिंकिंग से भी पार आगे जाते हैं। तो ये बात होती है दोस्तों। अभी हमने बस्ती देख ली और उस माध्यम से इंडस्ट्री कैसे चलेगी वगैरह थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू इसका भी ले लिया। अभी थोड़ा एक लेवल और अंदर जाते हैं, घर कैसा होगा वो देखते हैं। घर है दोस्तों, घर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमारे। तो घर की सोच जो शुरू होती है वो तो पहले चूल्हे से शुरू होती है, तो हम लोग किचन से स्टार्ट करेंगे। तो किचन है, स्टोर रूम है, रिसाइकल रूम है यानी प्रार्थना स्थल है। तो धर्म कोई भी हो आपका, जिस घर में आप रहते हैं उसमें प्रार्थना स्थल तो आपको चाहिए होता है, या यदि आप किसी भगवान को नहीं मानते तो कम से कम आप ध्यान धारणा तो करते हैं। तो प्रेयर रूम की जरूरत होती है, तो ये रिसाइकल रूम है। स्टूडियो होता है जहाँ पे सारी कलाकारी की काम चलती है, सिलाई बुनाई हो या चित्रकारी हो, संगीत हो, कला हो, इसके सारे काम ये स्टूडियो में चलते हैं। बेडरूम होती है जहाँ पे आप दोपहर की नींद लेते हो, किताबें पढ़ते हो, रात की नींद लेते हो, यहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी की जरूरत होती है, तो ये रूम बन जाता है। वर्कशॉप होता है दोस्तों, जैसे हमने पहले कुम्हार का एक उदाहरण देखा, हर एक घर में अपना एक वर्कशॉप हुआ करता था।
पाश्चिमात्य देशों में भी हर एक घर में एक टूल रूम तो कम से कम हुआ करता था, जहाँ पे सारी आरियां, कानस विनस सब हुआ करते थे, जिससे आप अपने जो चाहिए चीज बना के ले सकते थे। थोड़ा बहुत स्टूल हो, कुर्सी हो, फर्नीचर बना सकते थे। ऐसा कुछ ना कुछ तो एक वर्कशॉप हुआ करता था। साथ ही साथ एक फार्म हुआ करता था, घर के आगे या पीछे कुछ ऐसी जगह हुआ करती थी जिसमें आप कम से कम घर में लगने वाले फूल, सब्जियां या औषधियां ऐसे आप उगा पाएं। फूल हो, फल हो, ऐसी चीजें आप उगा पाते थे। उसके साथ ही साथ दोस्तों और दो चीजें होती थी। एक होता था मचान, जैसे हम लोग बनाते हैं, जिसे हम ऑब्जर्वेटरी कह सकते हैं, कि कितनी दूर से किस तरह की हवा का बहाव कैसा है, या जो बादल हैं कैसे नजर आ रहे हैं, इसका जो फोरकास्ट है, हर कोई अपने अपने हिसाब से देख पाता था। हर कोई हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर निर्भर होना जरूरी नहीं था। दैट वॉज दी ऑब्जर्वेटरी, तो उसकी जरूरत होती है। साथ ही साथ ये जो फार्म में हम लोग उगा रहे हैं या उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसमें किस तरीके के बीज बने या कैसी वैरायटीज बने, क्या बने, ये तय करने के लिए लेबोरेटरी भी हुआ करती थी। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स को मिला के, और ये एक लिविंग वाला एरिया जो कॉमन एरिया था, वो ऐसे सारे एलिमेंट्स को मिला के दोस्तों घर बनता था। तो लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने मशीन्स लगाए, फैक्ट्री बनी और घर से हम लोग दूर चले गए, तो घर में क्या बचा? घर में सिर्फ BHK बचा दोस्तों। पिछले 100-125 साल में हम लोग इस BHK वाले घरों पर आ गए। कोई बुरी बात नहीं है, हॉल जो होता है उसमें और लोग आके भी बैठते हैं, और बेडरूम और किचन में हमें जितनी चाहिए उतनी पूरी प्राइवेसी मिल जाती है। सही भी है ना? उन्हीं 3 चीजों पे प्राइवेसी की जरूरत होती है। बाकी तो कोई आए जाए, अपने साथ बैठे, आस पड़ोस के लोग आए, आते ही रहेंगे, अच्छी बात है। तो करके BHK पे हमारा जो घर है वो सीमित रहेगा। लेकिन ये जो K है ना, किचन जो है ना, ये सिर्फ हीट एंड ईट या कुक लिटिल वाला किचन है। कुछ है माइक्रोवेव में डाल लो, गर्म करके खा लो, या कुछ है कढ़ाई में डालो, थोड़ा भून लो और खा लो, इस तरीके का ये किचन है। ये जो किचन है दोस्तों, इसमें हमारे पूरे अचार, मुरब्बे, पापड़, ऐसी सारी चीजें बना करती थी। हम लोग इसी में हम लोग जो है पूरा धान का जो है पूरा जो फ्लोर है वो निकालने का हम लोग उसमें काम करते थे। सो इस किचन में काफी सारे अच्छे काम और ज्यादा हुआ करते थे, जो कि इस किचन में नहीं होते हैं। तो ये भी सारे काम कहीं ना कहीं होने पड़ेंगे, और जो ये बाकी सारे एलिमेंट्स हम लोग घर के जो मिस कर रहे हैं वो भी होने पड़ेंगे। तो ये सारे दोस्तों हम लोग इस कम्युनिटी यूनिट में हम लोग देना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये कि हम लोग कॉम्पेंसेट कर रहे हैं जो छूट गया उसके लिए ये। तो इसमें देखिए ये स्टोर हुआ, रिसाइकल रूम हुआ, स्टूडियो, वर्कशॉप, फार्म और ऑब्जर्वेटरी एंड लेबोरेटरी, ये सारी चीजें जो है ये कम्युनिटी यूनिट्स के माध्यम से होंगी। क्या ये सारी चीजें हर कम्युनिटी यूनिट्स में होगी? जरूरी नहीं है। इसमें से कुछ एक कम्युनिटी यूनिट में हो, बाकी कुछ और दूसरे कम्युनिटी यूनिट में हो। लेकिन पंचक्रोशी लेवल पे, यानी 5 कम्युनिटी यूनिट्स मिला के जो पंचक्रोशी बन रही है, उस पंचक्रोशी लेवल पे सारे ये एलिमेंट्स जो है वो कवर हो जाए, इतना हमें जरूर देखना पड़ेगा। अब इसमें एक उदाहरण लेते हैं वर्कशॉप का। ये वर्कशॉप किस तरीके का हो? क्या ऐसे छोटे छोटे वर्कशॉप्स मिला के जितनी बड़ी डिमांड ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, क्या फुलफिल हो पाएगी? ये एक सवाल, मतलब ये सब सही है, अच्छी बात है, नंबर्स की बात करो यार। तो ऐसे ऐसे जो सोच रहे होंगे उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सर, ऐसा है, आप किसी ऐसी जगह पे आप 10 लाख का प्रोडक्शन कर रहे हो, 10,000 का प्रोडक्शन कर रहे हो, जो आपको यहाँ मुंबई से शिप करना है और 1 दिन में करना है। जबकि जहां आप कर रहे हो वहां से इकोनॉमिकली शिप करके लाने में आपको 5 दिन लगते हैं। वेयर ये 5 पंचक्रोशी जो, मतलब 10 पंचक्रोशी यदि आप कंसिडर कर लें, जिसकी हर एक की कैपेसिटी सिर्फ 1,000 की है, तो आपको 1 दिन में आप जरूर शिप कर पाएंगे इस 10 पंचक्रोशी से। तो ये बात आप जरूर समझ लीजिए, जो छोटा है वो बहुत बड़ा है अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो। और यदि पास वाले से उठाया जाए या स्टॉक करके एक तरीके से रखा जाए, तो ये सारी चीजें इस पंचक्रोशी मॉडल में आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है दोस्तों। तो ये डिमांड फुलफिलमेंट का एक मैथमेटिक्स मैंने देने का प्रयास किया यहाँ पे, कि कितना समय लगता है और कितना वॉल्यूम छोटे छोटे मात्रा में एक इकट्ठा मिल सकता है। मान लीजिए कई बार ये भी हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक पंचक्रोशी में यदि कोई समस्या आ जाए तो आपके सिर्फ 1000 थकेंगे, 10,000 का पूरा ऑर्डर नहीं थकेगा। आप कम से कम 9,000 तो सप्लाई कर पाएंगे, 1,000 का डिले होगा।
तो आपके पूरे उतने ज्यादा पैसे अटक नहीं जाएंगे, जिसके जो पैसे अटकने की वजह से दूसरी जगह पे आपको क्रेडिट लेना पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा। तो इससे ज्यादा आप खुद सोच सकते हैं यदि बिजनेस चला रहे हैं तो ये डिमांड फुलफिलमेंट का मैथ जो पंचक्रोशी मॉडल में बेटर सर्व हो पाएगा, और वो इसी छोटे छोटे वर्कशॉप्स के माध्यम से हो पाएगा। लेकिन ये होने के लिए और छोटे स्किल्स, मतलब जो कॉमन स्किल्स हैं, ज़्यादा छोटे नहीं है, कॉमन स्किल्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करके इजी रिक्रूटमेंट्स के माध्यम से एक बंदा छोड़ के गया तो भी आपका काम नहीं अटकेगा, ऐसे माध्यम से आप ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स में पूरी डिमांड फुलफिल कर पाएंगे। अब ये वर्कशॉप्स किस तरीके के हों, जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म कहा उसको कंसिडर करते हुए, डिजाइन की जो सोच और अप्रोच बताया उसको कंसिडर करते हुए किस प्रकार के वर्कशॉप्स हों, इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है। दोस्तों, आपके विचार प्रार्थनीय है, मैं आपको विनती करता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखें, या मैं इस वीडियो के अंत में जो नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। अब यूं कि दोस्तों ये सब हो पाए इसके लिए और कुछ चीजें जरूरी हैं, और वो है ना वो है रिदम। दोस्तों, हम सब जन्मे हैं अंदर एक रिदम लेके, दिल की धड़कन जो है वो रिदम है जिसके साथ हम लोग जीते हैं। इस सारे डिस्कशन में इसका महत्व है नहीं है क्या है, मैं आप पर छोड़ता हूं, मेरे हिसाब से है, मैं ये भी विचार आपके सामने रख रहा हूं। तो फिलहाल क्या हो रहा था कि सारी चीजें, पूरा जीवन जो है मशीन के रिदम से चलने लगा, और इसीलिए ये वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह जैसे सवाल जो है ना हमारे सामने यक्ष प्रश्न बन के खड़े हुए थे जैसे। तो ये बात हमने पहले माननी पड़ेगी कि जो अभी कोरोनोत्तर जगत जो है वो मशीन के रिदम से नहीं चलेगा, वो मैन के रिदम से चलेगा, तो ही वो चलेगा। तो इसमें क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं टाइम कैसे मैनेज करेंगे, तो उसके ऊपर किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, यू डू नॉट हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज एनर्जीज। तो ये एनर्जीज जो है ना, इसका भी पोलराइजेशन हो रखा है। दोस्तों, आप हफ्ते में 5 दिन और कई बार छठा दिन भी, लेकिन 5 दिन 8 घंटे के नाम पे 14 घंटे काम के लिए देते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए भी क्यों ना हो, 14 घंटे देते हैं, और एक दिन आपको छुट्टी मिलती है। मतलब 5 दिन रगड़ रगड़ के काम करो, एक ही तरह का काम पूरे दिन भर, और बाद में एक दिन छुट्टी लो, मतलब कुछ काम मत करो। और कुछ काम मत करो मतलब या तो हम लोग सिर्फ सोते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हम खुद नहीं करना चाहते लेकिन कर जाते हैं, तो वो होता है। और क्योंकि ये भी छुट्टी काफी नहीं होती, हर 7 साल बाद एक साल हमें कुछ और ही करने के लिए कहा जाता है। मतलब आप अपना काम मत कीजिए, कुछ और काम कीजिए, क्योंकि इतना आपने एक ही अंक पे आपने आपको रगड़ लिया है कि आप अभी कुछ और आपको करना जरूरी पड़ेगा। इसे लोग सबैटिकल कहते हैं। ये बाहर के देशों में दोस्तों बहुत हद तक होता है, हमारे यहाँ भी आने लगा है। तो ये एक बात समझ लीजिए कि ये प्रकृति में छुट्टी नहीं होती, और प्रकृति में हमें दिन भर में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम करने ही पड़ते हैं। तो ये जो है ना छुट्टी, ये कंप्लीटली मैनमेड, मानव निर्मित चीज है दोस्तों। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा, ये एनर्जीज पूरी पोलराइज हो जा रही है हमारी। इसके बदले हम ये कंसिडर करें कि कोई भी एक चीज एट अ स्ट्रेच हम लोग बहुत ज्यादा देर तक ना करें। इसी एक बात को, इसी एक संकल्पना को सीधे सादे इंग्लिश में एक बताया जाता है कि डू लेस, यानी कि हर चीज थोड़ा थोड़ा समय कीजिए और एक समय पे बहुत ज्यादा चीजों का विचार मत कीजिए, इसे डू लेस कहेंगे। तो ये इसी तरीके से हमारे किसान का या किसी का भी रूटीन यही हुआ करता था। सुबह उठ के थोड़ा बहुत जानवरों पे ध्यान दिया जाता था, या गाय बैल जो हुआ करते थे अस्तबल में, उनके ऊपर ध्यान दिया जाता था। बाद में खेतों का काम किया जाता था। फिर जो है माल सामान जो भी है बाजार में ले जाया करता था। और उसके बाद में जो है पतपेढ़ी हो या मंदिर हो या खेत के पास जो खाद वगैरह मिलने वाले दुकान होते हैं वहाँ हो, वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ बात करके, या जिसे आज की दुनिया में हम लोग सोशल नेटवर्किंग कहते हैं या नेटवर्किंग कहते हैं, वो हुआ करता था। उसके बाद में शाम के समय पे प्रार्थनाएं हुआ करती थी, बच्चों को कहानियां सुनाना, बूढ़ों के साथ अच्छे बुरे की बात और नई समझ प्राप्त करना, ये सारे काम हुआ करते थे। और साथ में मिलके भोजन करके लोग शांति से सोया करते थे। सोचिए दोस्तों, एक ही दिन में कितनी वैरायटी थी। एक ही दिन में
इतनी सारी वैरायटी हो तो कैसे बोरियत होगी, कहां से होगी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये जो रिदम है, इस रिदम पर हमें वापस आना पड़ेगा। कोई भी एक चीज हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से यदि हमारा रूटीन प्लान हो तो हम वास्तव में हमारी एबिलिटी जो है उसको, उसके ऊपर बल भी देंगे और उसको बढ़ावा भी देंगे, उसको एक खुली छूट देंगे कि एबिलिटी जिस तरीके से हो उस तरीके से काम चले। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो एक दिन की छुट्टियां ये भी मिलती है, लेकिन दूसरा ये जो छठा दिन जो है ना, ये दिन नहीं, 5वां दिन, 2 दिन की छुट्टी मिलती है, 5वां दिन जो दिया जाता है। एक कंपनी है दोस्तों 3M करके, 3M कंपनी में हर एक व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट आइडिया पे काम करने के लिए 5वां दिन दिया जाता है। उसने सिर्फ 4 दिन कंपनी का काम करना है। अब दोस्तों इन्हीं दिनों को यदि हम डिवाइड कर लें, हर दिन में थोड़ा थोड़ा इस माध्यम से, इस विचार से, तो हम इसी तरीके से काम करेंगे, मनुष्य के रिदम से काम करेंगे, ना कि मशीन के। और उसी केस में हमारी एबिलिटी जो है उसे खुली छूट मिलेगी। और फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए या इन्वेस्टर्स से ये कह पाएंगे बहुत ज्यादा जोर से कि अभी आप एसेट सेंट्रिक मत सोचिए, अभी आप एबिलिटी सेंट्रिक सोचिए। इन्वेस्टर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हो या आपस में किसी इन्वेस्टर्स को ये वीडियो यदि शेयर होने वाला हो तो उनके लिए खास कर मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, जब हम लोग छाछ को घोल के हम लोग मक्खन पाते हैं, यदि आप पतीले में इन्वेस्ट करोगे तो आप एसेट में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन पतीले में इन्वेस्ट करके मक्खन नहीं मिलता। मक्खन मिलता है चर्न करने वाले की एबिलिटी में इन्वेस्ट करके। फॉर वंस एंड फॉर ऑल, एक बार थोड़ा अलग तरीके से सोच के देखिए इन्वेस्टर दोस्तों, एबिलिटी में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, एसेट में नहीं। अभी कुछ और चीजें हैं जो इस मॉडल के बारे में मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, ताकि ये मॉडल का जो एक ओवरव्यू है या इस स्तर का जो विवरण है वो पूरा हो सके। इस पूरे मॉडल में रिसाइकलिंग का बड़ा महत्व होना आवश्यक है। इसमें सब सारी चीजें निकट हैं एक दूसरे के, ये बहुत फायदेमंद है, ताकि उसी एरिया का सारा रिसाइकलिंग जो है वो उसी एरिया में हो। क्योंकि फिलहाल जो हो रहा है, हम लोग बड़े बड़े शहर निर्माण कर रहे हैं और उसका जो सारा वेस्ट है ना वो किसी एक ही जगह पे हम लोग डाल रहे हैं। वेस्ट यदि थोड़ा थोड़ा हो तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर मतलब कम फ्रीक्वेंसी पे हर रोजाना या हर कम फ्रीक्वेंसी पे हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो यहाँ पे अच्छी तरीके से हो सकती हैं। दूसरी बात है पानी का रिसाइकलिंग किस तरीके से हो, तो एक पंचक्रोशी के लेवल पे ग्रे वाटर का रिसाइकलिंग हो, ये इसमें अंतर्भूत है। और सीवेज ट्रीटमेंट का जो एसटीपी जिसे कहा जाता है वो हो, या इंडस्ट्री का या केमिकल के रिलेटेड यदि कोई वर्कशॉप्स काम कर रहे हैं जिनका जो पानी निकलता है जिसे एफ्लुएंट कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लांट यानी ईटीपी जो है वो भी पंचक्रोशी के लेवल पे ही हो, इसमें प्रावधान होना आवश्यक है। एनर्जीज के बारे में मैं ये कहूंगा दोस्तों कि सोलर ग्रिड मतलब सोलर पैनल्स का पूरा प्रावधान और उसका ग्रिड के साथ कनेक्शन, ये सारी चीजें इसमें अति आवश्यक हैं। सरकार की तरफ से जो भी सब्सिडीज या जो भी मिले वो तो ठीक है, अलावा इसके जो स्टार्टअप्स सोलर के ऊपर काम करना चाहते हैं, इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा अफोर्डेबल, ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने का काम कर रहे हैं, बैटरीज को ज्यादा अफोर्डेबल और लॉन्गर लाइफ वाली बैटरीज बनाने का काम करना चाहते हैं, उनके लिए उनको मैं प्रमोट करना चाहूंगा। और योजन में यदि वो लोग आए तो हम लोग उन्हें उनके डिस्टेंस तक लेके जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों सोलर के बारे में मैं और एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, सोलर में बड़ी सारी हीट जनरेट होती है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो यदि ये हीट जो है इसका भी उपयोग हो सकता है तो सोलर पैनल्स संभवतः ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसके ऊपर भी यदि कोई स्टार्टअप्स काम करना चाहते हैं तो मैं योजन की तरफ से उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हम पूरी मदद उनकी कर सकते हैं। और एक इस एनर्जीज के साथ ही मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं, जो नहीं मैं बता चुका हूं कि सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के लिए यदि कोई पर्याय है हमारे पास तो आगे लाए। अच्छा हुआ एक तरीके से मैंने पुनरुच्चार कर दिया इस बात का। अब ये सारा जो मॉडल है ये
इसको जो फिलहाल हम लोग रह रहे हैं या जो बस्तियां हैं उनको इस मॉडल की तरफ अडेप्ट करने में कितना एफर्ट लगेगा या क्या लगेगा। दोस्तों ये बात बहुत सिंपल है कि जहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका है पुराने तरीके से, वहां पे ये अडेप्ट होना मुश्किल है। यानी बड़े शहर जो है ना वो ज्यादा समय लेंगे छोटे शहर और गांव के मुकाबले इस मॉडल पर अडेप्ट होने के लिए, और हो सकता है उनका तरीका भी थोड़ा बहुत अलग हो, या उतने ही जल्द कर लें लेकिन उस हद तक इस मॉडल पर तत्वतः वो आगे ना बढ़ पाए, ये है। तो हम लोग ये प्रयास करें, जो लोग हम लोग शहरों में रह रहे हैं वो हमारे शहर का क्या हो और कितने जल्दी ठीक हो पाए इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। दोस्तों हमने जब ये दूसरा सेगमेंट शुरू किया तब हमने ये देखा था कि ये जो मॉडल होगा इसमें गलतियां तो सुधारी जाएंगी जो कि हमने देख लिया ऑलरेडी, लेकिन इसमें एक बात और हमने कंसिडर करना था जो कि कंटेमिनेशन कम से कम कैसे हो। तो एक तो मैंने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स की बात की, उसके अलावा और क्या क्या हुआ चलिए टैली करते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंटेमिनेट करना बड़ा मुश्किल होगा, जिसमें फूड है, अन्न जो है वो ज्यादातर फार्म के हिसाब से ही बन रहा है हर पंचक्रोशी के लेवल पे, तो उसको करना मुश्किल है। जो जमीन है वो भी हर पंचक्रोशी में यूएसबी सोसाइटी के हिसाब से है, लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, तो हम लोग बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और एक साथ बहुत सारी भूमि पे फार्मिंग हो रहा है ऐसे ना होते हुए छोटे छोटे में हो सकता है। तो इतने फैले हुए एरिया में छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को कंटामिनेट करना और ज्यादा मुश्किल हो सकता है लोगों के लिए। तो ये जमीन भी ऐसी है, पृष्ठभाग भी है, वो भी इसी प्रकार से एंट्री एग्जिट पॉइंट्स लिमिटेड होने की वजह से, पूरे सर्विलेंस की वजह से उसका कंटामिनेशन होना भी मुश्किल हो जाएगा। एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लोग क्रूड ऑयल और न्यूक्लियर से हटा के सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से जो हम लोग कर सकते हैं उस लेवल पे यदि ले जाएं तो उसको भी कंटामिनेट करना मुश्किल हो जाएगा। जो बाकी बचते हैं ना दोस्तों, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जिसकी सिक्योरिटी हमें देखनी पड़ेगी। और उसके लिए भी ये मचान जैसी चीजें जो है ना, ऑब्जर्वेटरी, इसके माध्यम से हो या सीसीटीवी के माध्यम से हो, हम लोग कुछ इनपुट्स भी दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को। वो चीजें हैं वाटर रिसोर्सेस, ग्राउंड वाटर, हवा और आकाश यानी स्काईज। ये इन चीजों की सिक्योरिटी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होगी। और दो चीजें ऐसी हैं, रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके ऊपर यदि हमारा डिपेंडेंस और कम हो जाए, जो कि मैं अपील कर चुका हूं स्टार्टअप्स के लिए, तो इसको यदि हम कम करते हैं तो ये इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको कंटामिनेट किया जाए ना किया जाए ऐसा कोई सवाल ही नहीं बचेगा। तो ये जो मॉडल हम लोग देख रहे हैं ये कंटामिनेटेबिलिटी बहुत कम करने वाला और बहुत अच्छी तरीके से डील करने वाला ये मॉडल हमारे सामने है। इसके कुछ और भी अंग हैं थोड़े डिटेल स्वरूप के, जो कि जानना आवश्यक होगा, खासकर इस विचार मंथन के लिए कि ये किस प्रकार से अप्लाई हो हर जगह पे। हर स्पेसिफिक केस को अलग से डील करना पड़ेगा प्रिंसिपल्स को देखते हुए। तो इसका जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये वन साइज फिट्स ऑल टाइप का सोल्यूशन नहीं है। तो जो एरियाज हमें देखने पड़ेंगे, जो अंग हमें और डिटेल में थोड़े देखने पड़ेंगे, उसके लिए हमारा तीसरा सेगमेंट है दोस्तों, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस हम लोग करने वाले हैं। तो वो वीडियोस फिलहाल हमने 7 सोच रखे हैं। जो वीडियोस हैं उसकी लिस्ट में आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। वो है, अब ये पंचक्रोशी तो हमने बोल दिया, लेकिन ये इसकी लीगल एंटिटी क्या है। पहले तो एक हाउसिंग सोसाइटी हुआ करती थी, आज भी वही है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। तो वो हाउसिंग सोसाइटी थी, अभी ये क्या होगा, ये किस तरह की लीगल एंटिटी होगी, इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंपनी खुद डील करेगी या सोसाइटी कंपनी से डील करेगी, कैसे होगा, जानना पड़ेगा। टाउन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की बात जाननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वाटर रिसोर्सेज की बात की। जब तक वाटर रिसोर्स का कोई काम नहीं है, बस्ती नहीं बच सकती। तो ये टाउन प्लानिंग का एरिया है। जैसे मैंने कहा था कि टाउन प्लानिंग के कुछ नियम होते हैं, उसमें 10% जो है ओपन स्पेसेस छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन ये ओपन स्पेसेस जो छोड़ी जाती हैं वो खासकर ऐसी की जिसमें कंस्ट्रक्शन ना हो, उसमें बस कोई थोड़ा बहुत पार्क वार्क बन जाता है। लेकिन यदि हमें फार्म बनाना है, ये वर्कशॉप वाली सारी जगहें चाहिए हैं, तो टाउन प्लानिंग के नियमों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन संभव है और करना पड़ सकता है वो। और ऐसे बदलाव में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने प्रोसीजर्स और इसमें किस तरह के बदलाव कैसे ला पाएंगे, ये सारी चीजें हैं। तो टाउन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये दूसरा टॉपिक है। रियल एस्टेट और आर्किटेक्चर ये भी पहले तरीके का नहीं होगा, इसमें क्या बदलाव होंगे ये टॉपिक है।
फाइनेंस एंड बैंकिंग, जैसे आप कहते हैं कि ये पंचक्रोशी है, इसमें पूरे सारी चीजें बन रही है, तो मेरे होम लोन का क्या होगा, तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। हम लोग लेस क्रेडिट बोल रहे हैं तो बैंकिंग कैसे चलेगा, उसके ऊपर क्या असर होगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये एक एस्पेक्ट है फाइनेंस एंड बैंकिंग। इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में हमने फिलहाल थोड़ी बहुत बात कर ली है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा और डिटेल में हम लोग खास उसी चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। जैसे इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट की बात की, वैसे ही एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हर पंचक्रोशी में शायद गेहूं तो ना उग पाए, तो हम लोग कैसे चीजें ये मैनेज कर पाएंगे, इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ऐसी भी चीजें हैं। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। और देश का भविष्य कैसे बनेगा, एजुकेशन सेक्टर का क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारे तीसरे सेगमेंट में छोटे छोटे वीडियोस होंगे। उन वीडियोस के लिए देखने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, लेकिन उसके साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें आपके विचार और आपके सुझाव, आपके प्रश्न जरूर लिख के भेजिए। आपके पास और एक पर्याय है इसमें, ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर है 9975063139, 9975063139। दोस्तों, ये जो 7 विषय हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस तो हम करेंगे ही। अलावा इसके और भी कोई विषय हो या इसी विषय पर और डिटेल्ड डिस्कशन के लिए यदि आप चाहते हैं कि हम लोग फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव आएं और डिस्कशन करें, तो हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए सज्ज होगी। और आप जरूर आपके विषय के साथ हमें इस बात के लिए सूचित कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में फिर एक बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।